हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए जो क्लास लेके आए हैं वो केमिस्ट्री की क्लास है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब साइंस के क्वेश्चन आते हैं किसी में भी जीएस वगैरह में, तो ऐसा होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के डाल दिए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री। तो हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड, बेस एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। एसिड, बेस एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। इसी में हम लोग सॉल्ट भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सॉल्ट के बारे में भी जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एसिड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम लोग जानते हैं कि एसिड्स की क्या खास बातें होती हैं। ठीक है, कि एसिड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट की बात करें तो जो एसिड होता है सोर इन टेस्ट होता है। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जो अम्ल होते हैं, हिंदी में आप इसे अम्ल कहोगे, आप इसे हिंदी में क्षार कहोगे, और ये आपका हो जाएगा प्रमुख यौगिक। ठीक है, प्रमुख यौगिक हो जाएगा ये हिंदी में। तो अगर बात करें हम लोग एसिड की, तो सोर इन टेस्ट, स्वाद में जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है, और जब भी अम्ल को पानी में घोला जाता है तो प्रोवाइड H+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। प्रोवाइड H+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जब भी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ये हमें H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिसोसिएट होके टूट कर एसिड्स H+ आयन देते हैं। इसके बाद जो एसिड होते हैं आपके वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, कि ये प्रोटॉन प्रदान करते हैं। देखो, प्रोटॉन और कुछ नहीं H+ ही होता है। तो अगर H+ आयन दे रहा है तो इसका मतलब ये प्रोटॉन डोनर भी होगा। तो एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं। इसके बाद जो आपके एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये आपके एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। सोर इन टेस्ट, प्रोवाइड H+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, प्रोटॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और एक बात और कि एसिड जो है ये ब्लू लिटमस को, देखो बच्चे, लिटमस क्या होता है? लिटमस होता है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट का एसिड है या बेस है उसका पता लगाने के लिए हम लिटमस का यूज़ करते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन होता है जो कि लाइकेन से बनता है। लाइकेन से, लिटमस को लाइकेन से बनाया जाता है। तो ये लिटमस का यूज़ एसिड है, बेस है, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। लिटमस का सॉल्यूशन होता है। अगर आपने ब्लू लिटमस लिया है तो एसिड के प्रेजेंस में वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ऑलरेडी आपने रेड लिटमस लिया है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने एसिड के थोड़े फीचर्स के बारे में जाने। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसी चीज को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट एसिड्स की, तो सबसे पहले HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन स्टमक। ठीक है, अमाशय में पाया जाता है। आप लोगों को मैंने बायोलॉजी के वीडियो में भी बताया था कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है। इसके बाद सेकंड एसिड है H2SO4। भाई, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। इट इज नॉन एज किंग ऑफ केमिकल्स। अम्ल, रसायनों का राजा कहते हैं, रसायनों का राजा। ये इसके यूज़ की वजह से है, इसके बहुत ही ज़्यादा उपयोग के कारण, इसके बहुत ही ज़्यादा यूज़ के कारण इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा गया है, H2SO4 को। H2SO4 के बाद इसके बाद है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। तो ये जो एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल होता है, इट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर।
ये सिरके का एक प्रमुख घटक होता है, सिरका में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक एसिड होता है। इट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर, सिरके में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मैलिक एसिड की, मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड आपका जो रॉ एप्पल होता है, कच्चे सेब में पाया जाता है, ठीक है, ये रॉ एप्पल कच्चे सेब में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग ऑक्सैलिक एसिड की बात करें कि ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो, टमाटर एंड स्पिनच, पालक, ठीक है, टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, टमाटर और पालक। ये ऑक्सैलिक एसिड ही होता है जिससे पथरी बनती है, स्टोन बनता है किडनी में। तो जिनको भी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उनको डॉक्टर ये खाने के लिए कहते हैं कि ना खाएं, वो अवॉइड करें, इसको खाना अवॉइड करें, टमाटर और स्पिनच को, क्योंकि इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके बाद नेक्स्ट एसिड की बात करें तो टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। तो ये जो टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, ये एक तो इमली में पाया जाता है, टैमेरिंड इमली में पाया जाता है, ठीक है, और दूसरा ग्रेप्स में, अंगूर में पाया जाता है। तो इन दोनों के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाए जाते हैं, टैमेरिंड एंड ग्रेप्स के अंदर, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद नेक्स्ट एसिड की बात करें सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑरेंज, लेमन, ठीक है, ऑरेंज, लेमन, इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की, एस्कॉर्बिक एसिड, देखो ये ना विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का ही वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है जिसमें भी विटामिन सी होता है उसी में पाया जाएगा। ये लेमन और ऑरेंज ही कह लो आप, इसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड भी इसी में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, तो ये फॉर्मिक एसिड जो है ये चींटी के डंक में पाया जाता है, स्टिंग ऑफ एंट, चींटी के डंक में, चींटी के काटने पर जो जलन मचती है वो आपके फॉर्मिक एसिड की वजह से ही मचती है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ एंट में पाया जाता है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट एसिड हो जाते हैं, ये सारे के सारे प्रमुख अम्ल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट है एक्वा रेजिया, जरा इसके बारे में भी जानते हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है। देखो कि एक्वा रेजिया जो है ये HCl प्लस HNO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। तो जो HCl और HNO3 को मिलाने से जो इसके सॉल्यूशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एक्वा रेजिया कहते हैं। इस एक्वा रेजिया में इनके अगर हम रेशियो की बात करें तो HCl इसमें 75% होता है, जबकि HNO3 25% होता है। तो HCl और HNO का जो रेशियो, HNO3 का जो रेशियो है वो 3:1 होता है। और इसका जो यूज़ है सोना पिघलाने के लिए किया जाता है, गोल्ड को पिघलाने के लिए। एक्वा रेजिया का यूज़ सोना को पिघलाने के लिए, गोल्ड को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो ये आपके एसिड्स से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे। अब हम एसिड के बाद अब हम बेस के बारे में स्टडी करते हैं, बेस के बारे में जानते हैं। आई होप कि आप लोगों को एसिड अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। इसके बाद अब हम बेस की बात कर रहे हैं, बेस की, बेस, नेक्स्ट टॉपिक बेस पे आते हैं, क्षार पे। तो बेस क्या होते हैं कि बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, ये आपके स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, बेस स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, प्रोवाइड OH माइनस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब भी इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो
तो ये बेस की खास बातें हैं, ठीक है, ये बेस की खास बातें हैं। अब लगे हाथ कुछ इंपॉर्टेंट बेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले NaOH की बात करते हैं। NaOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो NaOH है ये एक इसका जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू मेक सोप, साबुन वगैरह बनाने के लिए ग्लिसरीन के साथ NaOH मिला के साबुन का निर्माण किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड टू मेक सोप। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि अगर आपने रेड लिटमस का सॉल्यूशन लिया है तो वो बेस के प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है, ठीक है, ब्लू लिटमस हो जाएगा। यानी कि जो आपका बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जबकि एसिड में हमने पढ़ा था कि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो NaOH का यूज़ जो है सो सोपनिफिकेशन, साबुन वगैरह बनाने में किया जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद दूसरा बेस देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो यूज़ है इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और MgOH2 का जो यूज़ है ये एज एंटा एसिड किया जाता है, एंटा एसिड। अगर एसिडिटी वगैरह हो जाए हमारे स्टमक में तो हम एसिडिटी के अगेंस्ट में, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए MgOH2 का यूज़ करते हैं। तो जो MgOH2 होता है ये एज एंटा एसिड यूज़ किया जाता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है इसे। तीसरा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर। इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। और क्वेश्चन क्या है यहाँ से कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम फूंक मारते हैं तो वो मिल्की क्यों हो जाता है? देखो कि हमारे फूंक में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट ये कलर में मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे फूंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसलिए ये मिल्की हो जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में टर्न हो जाता है अगर पूरा रिएक्शन लिखोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मिल्की हो जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बेस हो गए और बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये इसमें ये दो तो खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पूछ दिया जाता है कई बार एग्जाम वगैरह के अंदर में। अब हम लोग जो है रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जानते हैं कि क्या है। रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, next point is reaction of neutralization। इसको उदासीनीकरणीय, आप इसको उदासीनीकरणीय अभिक्रिया कहोगे। देखो बच्चे ये क्या होता है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। ये एक कॉमन बात है, मतलब कि यहाँ पर कॉमन चीज़ है कि ये लवण और जल बनाता है, ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ वाटर इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। तो इसी को हम रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लो HCl है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया, पीछे आप जान के भी आए हो इसके बारे में, और ये NaCl सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। देखो थोड़ा सा NaCl के बारे में भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है।
इसको कई नाम से जाना जाता है। इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट, ठीक है। घर में जो आप नमक खाते हो ना, वो यही नमक होता है, इसी को आप घर में यूज़ करते हो, तो इस वजह से इसका नाम टेबल सॉल्ट भी पड़ा हुआ है। इसी को रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, ये NaCl का ही दूसरा नाम है। NaCl इज ऑल्सो नॉन एज रॉक सॉल्ट, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं यहाँ से NaCl के बारे में, कि NaCl को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं एंड रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, तो इसमें सबसे पहले आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो ऐसा है कि ये ना केमिकल नेम है, तो ये हिंदी में भी सेम ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, या हिंदी में इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण। तो इसका उपयोग ब्लीचिंग वगैरह में किया जाता है, कपड़ों को ब्लीचिंग वगैरह करने में, या फिर ये क्लोरीन की जो गोलियां मिलाते हैं पानी में, उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करने के लिए, तो वो यही क्लोरीन की गोली होती है, इसी को मिलाया जाता है पानी के अंदर, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करने के लिए। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूजेस पे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। ब्लीचिंग में यूज़ है, और वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल करने के लिए यूज़ है। दूसरा अगर बात करें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बाद, तो नेक्स्ट है आपका NaHCO3। तो NaHCO3 क्या होता है? ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, हिंदी में भी सेम ही नाम होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को पॉपुलरली बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा सभी जानते हैं कि इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो जो इसका यूज़ है वो बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, केक बनाने में, ठीक है। और जो भी बेकिंग इंडस्ट्री है उसमें इसका यूज़ करते हैं, या फिर खाने का सोडा भी आप इसे कहते हो, बेकिंग सोडा के साथ साथ। तो इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो यूज़ सिंपल सी बात है कि बेकिंग इंडस्ट्री में तो इसका यूज़ है ही नहीं, बेकिंग इंडस्ट्री में तो इसका यूज़ है ही सोडियम बाइकार्बोनेट का। साथ ही इसका जो दूसरा यूज़ है वो आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऐसा होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, ठीक है, जब इसे गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये ना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड पफनेस भी लेके आता है, ठीक है, फुलाता है चीज़ों को, इसलिए इसका बेकिंग में यूज़ करते हैं। और आप जानते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग को बुझाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन आग को जलाने का काम करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करता है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो नेक्स्ट है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। तो इसको अगर आप नाम देखोगे कि इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हो जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये जो है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको वॉशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इट इज़ नॉन एज वॉशिंग पाउडर। धावन सोडा भी कहते हैं इसको। तो इसका जो यूज़ है वो आपका डिटर्जेंट वगैरह बनाने में किया जाता है। सर्फ वगैरह जो होता है, डिटर्जेंट वगैरह जो होता है, या आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो कि रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर,
जल की कठोरता को हटाता है ये, ठीक है। जो वाटर की हार्डनेस होती है, कठोरता क्या होता है जल का, जब पानी में झाग ना बने, लादर ना बने, तो उसे कठोरता कहते हैं। तो जल के अंदर जो कठोरता होती है वो मेनली आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो सल्फेट के या क्लोराइड की वजह से होती है। ये मिलके ही हार्डनेस बनाते हैं वाटर के अंदर, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इनकी वजह से हार्डनेस होता है वाटर में, लादर नहीं बनता, झाग नहीं बनता। तो इनको रिमूव करने का काम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, ठीक है। अब हम लोग अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड, इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है जिप्सम। जिप्सम के बारे में जानते हैं। तो जिप्सम क्या होता है आपका, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 वाटर है इसमें, इसलिए डाइहाइड्रेट यूज किया हुआ है। तो ये जो जिप्सम होता है, इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट में इसको मिलाते हैं, मेन कंपोनेंट होता है सीमेंट का। सीमेंट में इसको क्यों मिलाया जाता है, सीमेंट के सेटिंग पीरियड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। वरना सीमेंट जल्दी जम जाएगा और वो अच्छे से ईंटों को नहीं पकड़ पाएगा, जो अपना काम है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जिप्सम को उसमें मिलाया जाता है। अब 5वां कंपाउंड जानते हैं। देखो कि इसी जिप्सम को जब ना हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, जब इसी जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, तो ये आपका क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारा 5th कंपाउंड हो गया, ठीक है। यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हीट करते हैं तो ये आपका दे देता है कैल्शियम सल्फेट, ये हेमीहाइड्रेट हो जाएगा बच्चे। हेमी मतलब क्या होता है, हेमी मतलब आधा, तो इसमें हाफ वाटर है, ठीक है। इसका नाम हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपका इसका नाम हो गया। तो इसका जो ये पीओपी है, पीओपी कहते हैं इसे शॉर्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अच्छी तरह से आप इसका यूज़ जानते हो भाई कि डिज़ाइनिंग वगैरह में, जो वॉल वगैरह पे डिज़ाइनिंग होती है, सीलिंग वगैरह पे, उसमें किया जाता है। डॉक्टर वगैरह इसे एज ए प्लास्टर के रूप में यूज़ करते हैं। आइडल वगैरह जो मूर्ति वगैरह होती हैं, ठीक है, इमेजेस वगैरह, उन सबको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हो जाते हैं। और आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको सभी इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।